स्वर सुधा मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज सुनिए हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका सुधा आदेश की कहानी रिश्तों के दायरे। नवीन का विवाह तय होते ही रुचि खुशी से झूम उठी थी। वर्षों बाद एक बार फिर इस घर में शहनाइयों की धुन गूंजेगी। बहू के लिए कैसे जेवर बनेंगे, कैसे कपड़े खरीदे जाएंगे, रिश्तेदारों को विदाई में क्या देना होगा, कौन सा हलवाई लगेगा, मीनू में क्या क्या रहेगा। काम अनेक थे, समय कम था। बहू रिया के पिता स्टेट से उसका विवाह करने भारत आए थे। उन्हें शीघ्र ही वापस लौटना था। रिया पली बड़ी तो विदेश में थी, लेकिन वह भारतीय संस्कृति से प्रभावित थी तथा इसी से संबंधित शोध कार्य भारत में रहकर करना चाह रही थी। शोध कार्य के लिए उसने नवीन के कहने पर स्थानीय विश्वविद्यालय में आवेदन पत्र भी दे रखा था। रिया के पिता आनंद मोहन और नवीन के पिता सुरेंद्र प्रकाश काफी अच्छे मित्र हैं। आनंद मोहन के स्टेट्स जाने के पश्चात भी उनकी मित्रता में कोई कमी नहीं आई थी। जब रिया ने विवाह के पश्चात भारत रहने की इच्छा जाहिर की तो उन्हें सबसे पहले अपने मित्र के पुत्र नवीन का ही विचार आया। उन्होंने रिया से इस संदर्भ में बात की। उसने भी सहर्ष स्वीकृति दे दी थी। नवीन और रिया बचपन से ही अच्छे मित्र थे। उनकी मित्रता समय के साथ परवान चढ़ती रही। वास्तव में रिया के भारत प्रेम का कारण नवीन ही था। यही कारण था कि उसने पिता की बात तुरंत मान ली। सोशल मीडिया के जरिए धीरे धीरे अपनी मंजिल पर पहुंची उनकी मित्रता अब विवाह के अटूट रिश्ते में परिवर्तित होने जा रही है। नवीन ने ही भारत के पर्यटन स्थलों, तीर्थ स्थानों तथा रीति रिवाजों का ऐसा वर्णन किया था कि वह पाश्चात्य देशों की सुख सुविधाएं छोड़कर भारत में ही बसने का मन बना चुकी है। विवाह का दिन जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा था, रुचि की व्यस्तता बढ़ती जा रही थी। निमंत्रण पत्र देने वालों की ध्यान से सूचियां बनाई गई, कहीं ऐसा न हो कि कोई छूट जाए। ऐसा मौका जीवन में बड़े भाग्य से आता है, अतः वह चाहती थी कि कोई कमी न रहने पाए। विवाह का दिन भी आ गया। बेटे बहू को स्टेज पर साथ साथ बैठा देखकर रुचि फूली नहीं समा रही थी। दोनों की जोड़ी लग भी बहुत सुंदर रही थी। प्याजी रंग के बेशकीमती लहंगे ने रिया की सुंदरता में चार चांद लगा दिए थे। बहू तो आप बहुत सुंदर लाई हैं, उसकी मित्र सुजाता ने उसे बधाई देते हुए कहा। धन्यवाद कहकर वह मुड़ी ही थी कि अन्य मित्र नम्रता ने जिंदा दिली के साथ कहा, बहुत बहुत बधाई रुचि, सास बनने के लिए। अरे क्या कह रही हो नम्रता, सास तो मैं आज से 2 वर्ष पूर्व ही बन चुकी हूँ, रुचि ने सहजता से कहा। वह तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन बहू की सास बनने तथा दामाद की सास बनने में जमीन आसमान का अंतर है। वह कैसे? आश्चर्य से रुचि ने पूछा। दामाद तो 4 दिन के लिए आता है, आओ भगत करवा कर चला जाता है, लेकिन बहू के साथ तो निभाना पड़ता है, नम्रता ने दार्शनिक अंदाज में कहा। नम्रता तो कहकर चली गई, किंतु रुचि के लिए अंतहीन प्रश्न छोड़ गई थी। वह सोचने लगी, नारी रूपी सास और माँ एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हुए भी किसी के लिए अच्छी और किसी के लिए बुरी क्यों हो जाती है। सास के रूप में और माँ के रूप में उसके व्यवहार में अंतर क्यों होता है। एक स्त्री जहाँ बेटियों की स्वतंत्रता की पक्षधर होती है, वहीं बहुओं को परंपरा के नाम पर सैकड़ों बेड़ियां पहनाने में उसे कोई संकोच क्यों नहीं होता। तरह तरह की बंदिशें, न मानने पर बेशऊर, उछृंखल, बद दिमाग जैसे अलंकरणों से सजाते हुए आनंदित होते समय शायद वह भूल जाती हैं कि यह वही लड़की है जिसे वह गाजे बाजे तथा पूर्ण रीति रिवाजों के साथ संपूर्ण बिरादरी के सम्मुख अपने पुत्र के लिए ब्याह कर लाई थी।
फिर बहू के घर में कदम रखते ही ऐसा क्यों हो जाता है कि सास रूपी स्त्री अपने घर में उसका दखल सहन नहीं कर पाती है। वह घर की जिम्मेदारियों से मुक्त भी होना चाहती है और नहीं भी। यह स्त्री की कैसी दुविधा है। घर की चाबियां बड़े प्यार से बहू को संभलवाते हुए बड़े प्यार से यह कहने वाली स्त्री कि तू मेरी बहू ही नहीं, बेटी भी है। अब यह घर तेरा है, तू जैसे चाहे रह, जो चाहे कर। अचानक इतनी निष्ठुर क्यों और कैसे हो जाती है, यह आज तक वह नहीं समझ पाई है। माँ, तुम यहाँ हो, डैडी कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं, जल्दी आओ। डैड, भैया भाभी के पास है। प्रिया, उसकी पुत्री अपना बेशकीमती लहंगा संभाले हाँफती हुई आकर बोली तथा जैसे आई थी वैसे ही चली गई। नवीन के विवाह में प्रिया ने अपनी सारी सहेलियों को आमंत्रित किया था। उन सबको अपनी नई नवेली भाभी से मिलाने में ही वह इतनी व्यस्त थी कि अपनी 1 वर्षीय पुत्री को भी भुला बैठी थी। उसको गोद में लिए दामाद जी एक कुर्सी पर बंधे बैठे थे। अचानक उसे अपनी प्यारी और मासूम बेटी पर प्यार आ गया। एक बच्चे की माँ बन गई है, पर बचपना अभी तक नहीं गया, सोचकर वह मुस्कुरा उठी। कहाँ चली गई थी? जो आता है वह तुम्हारे बारे में ही पूछता है। कम से कम इस समय तो साथ साथ रहो। उसे देखते ही सुरेंद्र झुंझलाकर बोल उठे थे। विवाह की सारी रस्में निपटाते निपटाते भी बार बार नम्रता के कहे शब्द उसके जेहन में गूंजते रहे। बहू के साथ तो निभाना पड़ता है। यह सच है कि बहू एक अलग घर, अलग परिवेश से आती है। उसे नए घर, नए परिवेश में ढलने में समय लगता है, लेकिन बहू भी तो बेटी जैसी होती है। अगर सारे पूर्वाग्रह त्याग दिए जाएं, तो कोई संदेह नहीं कि सास बहू के रिश्ते में मधुरता न आए। वह तो 21वीं सदी की गिनी चुनी सासों में से एक है, प्रगतिशील विचारों की है। उसे भला बहू के साथ निभाने में क्या दिक्कत आएगी? अगर कुछ आए भी तो वह सब संभाल लेगी। वैसे भी प्रत्येक रिश्ते में थोड़ा बहुत समझौता तो करना ही पड़ता है, और वह तो उसके पुत्र की पत्नी है, उसके घर का सम्मान है, इज्जत है। जब वह उसे प्यार और सम्मान देगी, तभी तो उसे प्यार और सम्मान पाएगी। यह सोचकर उसने मन में उठ आई सैकड़ों नागफनियों को दबाने का प्रयास किया तथा एक नई सुबह के स्वागत की तैयारी में जुट गई। विवाह खूब धूमधाम से हो गया। बहू घर आई नहीं कि रिश्तेदारों का जाना प्रारंभ हो गया। शाम होते होते तक घर खाली हो गया। लग ही नहीं रहा था कि कल ही इस घर में विवाह हुआ है। बहू आई है। न संगीत की सुमधुर सुर लहरियां, न लोगों के कह कहे और न ही बच्चों का शोर। शांति ही शांति थी। एक समय था शादी की भागदौड़ हफ्ता भर पहले प्रारंभ हो जाती थी और हफ्तों बाद तक चलती रहती थी। ढोल मंजीरे की आवाज सुनकर दूसरे गांव के लोग भी समझ जाते थे कि पड़ोस के गांव में विवाह है। घर में मिठाई और पकवानों के ढेर लग जाते थे। कितनी मिठाइयां बांटी जाती थी, उसके बावजूद भी बर्बादी होती थी। वस्तुतः बर्बादी देखकर ही उस समय विवाह की शान का पता चलता था। अब सब कॉन्ट्रैक्ट पर आसानी से हो जाता है। बस कुछ घंटों का खेल, न कोई परेशानी और ही न कोई झंझट और न ही बर्बादी। बस पैसा फेंको और तमाशा देखो वाली स्थिति हो गई है। बैंक्वेट हॉल को बुक कराने की तरह ही पंडित भी आजकल विवाह संपन्न कराने घंटों के हिसाब से ही तय किए जाते हैं। यानी सब कुछ यांत्रिक, सुनियोजित। उन्होंने भी शहर के प्रतिष्ठित होटल का हॉल 12 घंटे के लिए बुक किया था। कुछ नजदीकी रिश्तेदारों को छोड़कर अन्य सभी मेहमानों के लिए होटल में ही कमरे बुक करा दिए थे। वे वहीं आए और वहीं से चले गए। न किसी को परेशानी और न ही कोई समस्या और न ही शिकवे शिकायतें। प्रिया अपनी नई नवेली भाभी के साथ कुछ समय और गुजारना चाहती थी, पर अपनी सास के बीमार होने के कारण चाहकर भी नहीं रुक पाई। दीदी,
बहू तो बहुत सुंदर, पढ़ी लिखी और होशियार है, पर तुम जरा संभल कर रहना। घर की अंतिम मेहमान उसकी देवरानी भी जाते जाते सीख देती गई थी। रुचि कहना चाहकर भी कुछ नहीं कह पाई। भला संभल कर रहने वाली क्या बात है? बहू ही है, न कोई शेर या भेड़िया जिससे संभल कर रहा जाए। शायद इसी तरह के वाक्य सास बहू में दरार पैदा कर मन मुटाव का कारण बनते हैं। सोचते हुए उसे वितृष्णा हो आई थी। पता नहीं क्यों वह प्रारंभ से ही किसी को कुछ नहीं कह पाती थी, चाहे दूसरों की उल जलूल बातों को सुनकर सोच सोचकर परेशान होती रहे। उसका मानना था कि क्यों किसी को कुछ कहकर उसका दिल दुखाया जाए। कभी कभी वह सोचती कि जब दूसरे कह सकते हैं तो वह क्यों नहीं। वह जानती थी कि अन्याय सहना ही अन्याय को बढ़ावा देना है, लेकिन सब कुछ समझने बूझने के बाद भी वह अपनी आदत बदल नहीं पाई थी। सुबह 8 बजे बहू रिया स्लीवलेस गाउन पहने पहने आंख मलते हुए बाहर आई तथा सोफे पर पांव रखकर बैठते हुए बोली, हाय मॉम, हाय डैड, वेरी गुड मॉर्निंग। सॉरी, आज उठने में थोड़ी देर हो गई। रिया की वेशभूषा और हाव भाव देखकर 20वीं सदी की सास का आक्रोश निकलने ही वाला था कि 21वीं सदी की प्रगतिशील सास 20वीं सदी की सास पर हावी होते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, क्या चाय पियोगी? नहीं मॉम, मैं चाय नहीं पीती, कहकर वह बेतकल्लुफी से टीवी खोलकर बैठ गई। रुचि ने सोच लिया था कि जब रिया स्वयं चाय नहीं पीती तो उससे एक कप चाय की आशा करना भी व्यर्थ होगा। उसे वह दिन याद आए जब वह सुबह उठकर दर्जन भर लोगों के पैर छूकर आशीर्वाद लेने के पश्चात अपने दिन का प्रारंभ करती थी। रात्रि को सोने से पूर्व भी सास ससुर के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लेना आवश्यक था। सुरेंद्र ने प्रथम रात्रि में ही उसे बता दिया था कि उनके घर सुबह उठकर तथा रात्रि में सोने से पूर्व घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने की प्रथा है। तो क्या नवीन ने अपनी पत्नी को अपने घर के रीति रिवाजों के बारे में रिया को कुछ नहीं बताया? वह तो अच्छा हुआ कि सारे रिश्तेदार कल ही चले गए, वरना उसके ऐसे व्यवहार को देखकर न जाने क्या सोचते। बहू, देखना तो सही, किसने इतना तेज टीवी चला दिया है? मेरी पूजा में विघ्न पड़ रहा है। टीवी की आवाज सुनकर अंदर से पूजा करती अम्मा जी बोली, मॉम, दादी माँ से कहना कि पूजा पूजा घर का दरवाजा बंद करके कर लें। मेरा मनपसंद प्रोग्राम आ रहा है, अभी मैं टीवी बंद नहीं करूंगी। बच्चों की तरह कहकर वह टीवी देखने में मगन हो गई। वह समझ नहीं पाई कि किसको क्या कहे, लेकिन शायद उसकी तेज आवाज जरूर अम्मा जी तक पहुंच गई होंगी, तभी उन्होंने फिर कुछ नहीं कहा। नाश्ते में नवीन की मनपसंद आलू की कचौड़ी बनाई थी। कचौड़ी देखते ही वह बोली, मॉम, मैं तो नाश्ते में एक गिलास दूध और 2 स्लाइस ब्रेड लेती हूँ। फिगर मेंटेन रखने के लिए कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। वह ब्रेड स्लाइस लाने के लिए उठ ही रही थी कि उसने पुनः कहा, आज रहने दो मॉम, आज यही चलेगा। वाओ, वेरी टेस्टी, वेरी डिलीशियस। आज पहली बार इतनी टेस्टी कचौड़ी खा रही हूँ। कहते कहते वह दो तो क्या, कई कचौड़ियां खा गई। आम के अचार की गुठली तो वह काफी देर तक चूसती रही थी। रिया की माँ मीता जब वह 10 वर्ष की थी तभी नहीं रही थी। उसके पिता स्टेट्स में अपने काम में ऐसा रमे कि दूसरे विवाह का ख्याल भी उनके मन मस्तिष्क में नहीं आया। काम से बचा समय वह पुत्री के साथ बिताते। माँ के न रहने के कारण रिया भारतीय खाने के स्वाद से वंचित थी। पिता और पुत्री बस जैसे तैसे काम चला लेते थे। शाम को उनका मूवी जाने का प्रोग्राम था। जीन्स और टॉप में तैयार होकर रिया निकली तो 20वीं सदी की सास ने रोकना चाहा। शब्द निकलने को आतुर थे कि उसकी मनस्थिति समझकर वह बोली, मॉम, मोटरसाइकिल पर साड़ी पहनकर बैठना अच्छा नहीं लगता तथा कन्वीनियंट भी नहीं रहता है, इसलिए जीन्स पहन ली है। 21वीं सदी की सास ने मुस्कुराकर जाने की इजाजत दे दी। आखिर
नई नवेली दुल्हन से तकरार करने से क्या लाभ। नई नवेली दुल्हन पायल छनकाती आती है तो अच्छी लगती है, मर्दाने कपड़ों में बहू बेटी अच्छी नहीं लगती है। लाड में इतनी छूट न दें कि बाद में पछताना पड़े। अम्मा जी ने चेतावनी के स्वर में उसे आगाह किया। अम्मा जी शायद अपनी जगह ठीक थी, लेकिन वह जानती थी कि 21वीं सदी की बहू से जबरदस्ती कुछ भी नहीं करवाया जा सकता और न ही उस पर अपनी इच्छा थोपी जा सकती है। फिर जब नवीन को कोई ऐतराज नहीं है, तो फिर भला उसे ऐतराज क्यों? उसने सोचा। हफ्ते भर पश्चात नवीन और रिया हनीमून के लिए गोवा गए। थोड़ा सुकून मिला, वरना पिछले कई दिनों से लग रहा था मानो रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया है। अपना घर ही बेगाना लगने लगा है। कई दिन अव्यवस्थित घर को व्यवस्थित करने में ही लग गए। वास्तव में मनुष्य अपनी दिनचर्या में इतना रम जाता है कि दिनचर्या में आया जरा सा भी व्यवधान उसे कष्टप्रद प्रतीत होने लगता है, चाहे यह व्यवधान उसके अपनों द्वारा ही उत्पन्न क्यों न किया गया हो। जब रुचि खाली होती, मन में चलता अंतर्द्वंद उसको घेर लेता था। पता नहीं क्यों उसके हृदय में बार बार नम्रता के शब्द गूंज उठते थे। दामाद की सास बनने में तथा बहू की सास बनने में अंतर होता है। असली सास तो तुम आज बन रही हो। सच उसके एक छोटे से वाक्य में ही जीवन का सारा निचोड़ समा गया था। क्या यह सच नहीं है कि बेटी दामाद जब घर आते हैं तो वही स्त्री जो सास के रूप में बहू के नाजुक कंधों पर सारे घर की जिम्मेदारियों का बोझ डालकर मुक्ति पाना चाहती है, वही माँ के रूप में बेटी का एक एक काम कर खुशी से फूली नहीं समाती। दामाद को मेहमान का दर्जा प्रदान कर उसे पानी का गिलास भी नहीं रखने दिया जाता है। बहू कितना भी करे, उसमें सदा कमी ही दिखाई देती है। जबकि बेटी जरा सा भी कुछ कर दे तो उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। क्या केवल इसलिए कि बहू पराए घर से आई है? पराया तो दामाद भी है, लेकिन उसके सम्मान में जमीन आसमान एक कर दिया जाता है। जबकि कल की ब्याही बहू से आशा की जाती है कि वह घर में प्रवेश करते ही घर के प्रत्येक सदस्य की इच्छाओं आकांक्षाओं को पूरा करे। यह कहाँ का न्याय है? रुचि ने मन ही मन प्रण किया कि वह बहू को भी बेटी जैसा ही प्यार और सम्मान देगी, कभी बेवजह रोक टोक नहीं करेगी। जब उनकी बेटी तरह तरह की वेशभूषा पहनती है, तब उन्हें बुरा नहीं लगा, तो बहू को पहनने से क्यों रोके। नवीन और रिया गोवा से लौट आए। वे दोनों उनके लिए ढेर सारे उपहार लेकर आए थे। उनका एक सूटकेस उपहारों से भरा था। उसके तथा दादी के लिए साड़ी, सुरेंद्र के लिए सूट का कपड़ा और भी न जाने कितने छोटे छोटे उपहार। एक दिन अवसर पाकर रिया मोबाइल में उसे फोटो दिखाने लगी। मॉम, देखो, यह गोवा का मशहूर बीच है, यह गिरजाघर है। प्रत्येक दर्शनीय स्थल के अनेकों फोटोग्राफ थे। किसी में वह नवीन के हाथों में हाथ डाले घूम रही थी, किसी में एक दूसरे को किस कर रहे थे, तो किसी में अपने होटल के रूम के बाथ टब में ही एक साथ घुसे अटखेलियां कर रहे थे। समुद्री तट पर स्विमिंग ड्रेस में रिया को सूर्य स्नान करते देखकर आंखें ठगी सी रह गई। उसका तराशा हुआ शरीर देखकर मन गर्व से भर उठा। सच, जिसके पास दिखाने के लिए कुछ होगा वही तो दिखाएगा। किसी अभिनेत्री के कहे शब्द जेहन में गूंज उठे थे, लेकिन इस समय 20वीं सदी की सास 21वीं सदी की सास पर हावी होकर कह ही उठी कि यह फोटोग्राफ अपने डैड को मत दिखाना, उनको इतना खुलापन पसंद नहीं है। उसकी नसीहत सुनकर उसका चेहरा बुझ गया था। फोटो दिखाने का सारा उत्साह एक क्षण में समाप्त हो गया था तथा बिना कुछ कहे वह अपने कमरे में चली गई। रुचि के मन में अपने हनीमून के दृश्य चलचित्र की भांति घूमने लगे। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में हाथों में हाथ डालकर घूमते हुए उन्होंने भी अपने अंतरंग क्षणों के कुछ फोटो अपने ऑटोमेटिक कैमरे से खींचे थे, लेकिन सुरेंद्र ने उन्हें एल्बम में लगाने ही नहीं दिया था। उनके अनुसार जीवन के कुछ क्षण नितांत अपने होते हैं,
जिन्हें किसी के साथ शेयर करना अपनी गोपनीयता में दूसरों को अनाधिकृत प्रवेश देना है, जो उन्हें पसंद नहीं था। वह बोलते भी बहुत कम है। उनकी ही आदत नवीन ने पाई है। और तो और माँ जी के कठोर अनुशासन में रहकर वह भी अपना चुलबुलापन खो बैठी है। उसे याद आया वह पल जब वह दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। वह अपने साथ कुछ स्लीवलेस ब्लाउज, नाइटी और सलवार कुर्ते लाई थी, किंतु सुरेंद्र को घर में माँ पिताजी के सामने इस तरह के कपड़े पहनना पसंद नहीं था। यद्यपि बाहर कहीं घूमने जाते तो उन्हें ऐतराज नहीं होता था, लेकिन वह क्षण उनके जीवन में हनीमून के अलावा कभी आया ही नहीं। घर परिवार की जिम्मेदारियों में वे ऐसा उलझे कि कहीं निकलना ही नहीं हो पाया तथा वे कपड़े बक्से में ही बंद पड़े रह गए। बाबूजी के महाप्रयाण के पश्चात अम्मा जी के सदा साथ रहने के कारण उसने सोचना भी बंद कर दिया था। कभी कभी रुचि को लगता था कि पुरुष के दो रूप होते हैं। बाहर वह पत्नी को सर्वगुण संपन्न सहचरी के रूप में देखना चाहता है, जो उसके तथा उसके मित्रों के साथ राजनीति से लेकर सामाजिक विषयों पर भी अपने विचार बखूबी रख सके। आवश्यकता पड़ने पर कॉकटेल पार्टियों में भी सम्मिलित होकर अपने आधुनिक होने का प्रमाण दे सके, और वहीं घर में उसके अपने माँ पिताजी के सामने सिर पर पल्ला रखकर आज्ञाकारिणी बहू बनकर उनकी प्रत्येक इच्छा को बिना किसी ना नुकुर के सिर झुकाकर पूरा करती रहे। उसने दोनों ही रूपों को निभाने की चेष्टा की थी, लेकिन चक्की के दो पार्टों में पिसती हुई वह अपना व्यक्तित्व ही गंवा बैठी थी। भूल गई थी कि कभी उसकी अपनी भी कुछ रुचियां, अभिरुचियां थी। उसने भी कभी ऐसे संसार की कल्पना की थी जो सिर्फ उसका अपना हो, जहां वह अपनी इच्छा अनुसार रह सके, लेकिन उसे सिर्फ कर्तव्य ही कर्तव्य मिले, अधिकार कभी मिले ही नहीं। उसका पूरा जीवन समझौता करते करते ही बीत गया। बहू के आने पर उसने सोचा था कि वह अपनी कुछ दमित इच्छाओं को पूरा कर पाएगी। वह भी माँ जी की तरह एक ही जगह बैठे बैठे किसी को तो अधिकार युक्त शब्दों में आदेश दे पाएगी। कभी तो वह भी किसी के हाथ की बनी एक प्याला चाय आराम से पी पाएगी। किंतु पिछले कुछ दिनों के रिया के व्यवहार ने उसे बता दिया था कि अगर घर में शांति रखनी है तो उसे ही समझौता करना होगा। जब वह पति के साथ, सास के साथ समझौता कर सकती है, तो बहू के साथ क्यों नहीं? वह भी तो अब इस घर की सदस्य है। वह उसके पुत्र के लिए अपने पिता का घर छोड़कर आई है। फिर उसके मन में उसके प्रति दुर्भावना क्यों? उसने मन में अनाधिकृत प्रवेश करते विचारों को झटक दिया। नई नवेली दुल्हन के प्रति अचानक ही उसके मन में प्यार उमड़ आया था। रुचि सुबह उठकर माँ जी के पैर छूकर मुड़ी ही थी कि रिया ने पूछा, मॉम, आप रोज सुबह सुबह ग्रैंड मॉम के पैर क्यों छूती हैं? बेटा, जिस तरह तुम लोग गुड मॉर्निंग या गुड नाइट कहकर बड़ों का आशीर्वाद लेते हो, वैसे ही हम लोग बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। नवीन, पापा जी और मैं तो रोज पैर नहीं छूते, फिर क्या उनका आशीर्वाद हमारे साथ नहीं रहेगा? उसने मासूमियत से पूछा। नहीं बेटी, मेरा आशीर्वाद तो तुम सबके साथ है। यह तो हमारी परंपरा है कि घर की बहू सुबह उठकर बड़ों के पैर छूकर घर का काम प्रारंभ करती है। तू भी अपने सास ससुर के पैर छुएगी तो सदा सुखी रहेगी, अम्मा जी ने गर्व से कहा था। ग्रैंड मॉम, पाश्चात्य देशों में पैर छूने की प्रथा नहीं है, तो क्या वहां के लोग सुखी और संपन्न नहीं हैं? मॉम की तो कमर में दर्द रहता है, डॉक्टर ने उन्हें झुकने से भी मना किया है। फिर क्या वह रोज आपके पैर छूकर अपनी बीमारी को बढ़ा नहीं रही हैं? अम्मा, पैर छूने से न कोई सुखी संपन्न होता है और न ही किसी के मान सम्मान में वृद्धि होती है। जरा सोचिए तो, अगर किसी के घर कई बुजुर्ग हों तो उनका कितना समय तो पैर छूने में ही निकल जाएगा। यह सब बेकार की बातें हैं जिनमें हम अपना समय नष्ट करते हैं। बेटा, यह तो अपने अपने सोचने की बात है। हो सकता है जिसे तुम अच्छा कह रही हो वह यहाँ के परिवेश की उपयुक्त न हो।
बात आगे बढ़ती इससे पहले ही रुचि ने रिया को रोककर व्यर्थ के टकराव को रोक दिया था। लेकिन उसे अच्छा लगा था कि रिया ने उसके कमर दर्द की ओर ध्यान दिया है। स्लिप डिस्क का दर्द उसे कई वर्षों से था। ज्यादा दर्द होने पर वह कमर में बेल्ट का उपयोग भी करती है। डॉक्टर ने झुककर काम करने के लिए मना किया है, लेकिन घर के काम ऐसे हैं कि न चाहते हुए भी कभी न कभी झुकना पड़ ही जाता था। लेकिन घर में किसी ने पहली बार उसके दर्द को महसूस किया और उसे झुकने के लिए मना किया था। माँ जी रिया की बात सुनकर चुप रह गई थी। शायद नई पीढ़ी को अपने तर्कों द्वारा समझाने की असमर्थता उन्हें दंश दे गई थी, लेकिन उसके कथन ने उनका मान रख लिया था। अभी वह उस हादसे से उभर भी नहीं पाई थी कि एक छुट्टी के दिन माँ जी को पूजा करते देखकर वह उनके सामने पालथी मारकर बैठ गई तथा बोली, माँ जी, आप घंटा भर इनके सामने बैठकर हाथ में माला लेकर क्या करती रहती हैं? अधनगी पोशाक में घर की बहू बेटियां अच्छी नहीं लगती। जा, पहले नहा धोकर ढंग के कपड़े पहन कर आ, तब मैं बताऊंगी। माँ जी ने उसकी ड्रेस को देखकर मुंह बनाते हुए उत्तर दिया, आपकी ये देवियां तो मुझसे भी कम कपड़े पहने हैं, इन्हें तो आप कुछ नहीं कहती। रिया ने माँ जी के सामने रखी एक धार्मिक पुस्तक में शिवजी की समाधि को भंग करने का प्रयास करती अप्सराओं को इंगित करते हुए कहा, माँ जी, कपड़े वही पहनने चाहिए जो शरीर को आराम दे। अब गर्मी में 5 गज की साड़ी मुझसे नहीं पहनी जाएगी। माँ जी की ओर से कोई उत्तर न पाकर वह पुनः बोली, बहस करना तो कोई तुम लोगों से सीखे। तुम क्या औरों से अलग हो? जब दूसरी लड़कियां पहन सकती हैं तो तुम क्यों नहीं? अम्मा जी ने तीखी आवाज में कहा था। अम्मा जी की तीखी आवाज सुनकर बहस कहीं कटुता का रूप न ले ले, सोचकर रुचि ने रिया को आवाज देकर बुला लिया था। ऐसा नहीं था कि रिया साड़ी नहीं पहनती थी। साड़ी उसकी प्रिय पोशाकों में से एक थी। वह नवीन के साथ उसके मित्रों द्वारा दी गई पार्टी या विवाह इत्यादि में जाती तो साड़ी ही पहनना पसंद करती थी, लेकिन काम पर जाने के लिए वह अन्य ड्रेस ही उपयुक्त मानती थी, क्योंकि वे साड़ी की तुलना में ज्यादा आरामदेह थी तथा उन्हें पहनने और सहेजने में भी ज्यादा समय नहीं लगता है। अम्मा पता नहीं क्यों तिल का ताड़ बना लेती हैं। अरे बच्चे हैं, जो चाहे पहने, जो चाहे करें, उन्हें उनसे क्या मतलब है। उनका जमाना गया जब बहुएं सिर ढककर रहा करती थी, और फिर रिया तो विदेश में पली बढ़ी है, आधुनिक परिवेश की है, कुछ तो असर वहां की संस्कृति का आएगा ही। यह सब तो उसे घर की बहू बनाने से पहले सोचना था। तुम भी सुन लो, यदि तुम भी स्वयं को नहीं बदल पाई, समय के साथ नहीं चल सकी, तो तुम स्वयं भी दुखी रहोगी और बच्चों को भी दुखी रखोगी। रात में सोते हुए सुरेंद्र ने सीख दी थी। शायद उन्होंने भी अम्मा जी की बातें सुन ली थी। उसे स्वयं सुरेंद्र की बात सुनकर आश्चर्य हुआ था। वह सोच ही नहीं पा रही थी कि ये विचार उस आदमी के हैं जो अपनी माँ के विरुद्ध एक शब्द भी सुनकर आग बबूला हो उठता था, जिसके लिए उसकी माँ ही सब कुछ है, उसके प्यार का, उसकी इच्छाओं का गला घोंटते हुए जब तब कह उठता था, किसी इंसान की माँ एक ही होती है, जबकि पत्नी तो कई हो सकती हैं। माँ की सेवा करना हमारा कर्तव्य ही नहीं, हमारा धर्म भी है। वह तो ताउम्र अपना धर्म निभाती आई थी, लेकिन क्या माँ जी ने अपना धर्म निभाया था? उन्हें तो सदा इसी बात से खुशी मिलती थी कि वह दुखी रहे। इसके लिए वह सदा उसके कार्यों में मीन मेख निकालकर राई का पर्वत बनाने से नहीं चूकती थी, और सुरेंद्र भी उनकी बात को सही मानकर उसे ही बुरा भला कहते रहे थे। भले ही रात के अंधेरे में दिन में कहीं बातें बेमानी हो जाती हों, या कभी स्वयं को अपराधी महसूस करके क्षमा भी मांग लेते हों, लेकिन दिल को चीर कर घायल करती बातों को क्या सहज ही भुलाया जा सकता है? काश यह बात वह पहले समझ पाते, तो आधे से ज्यादा जीवन नीरसता में न बीतता। यह सच है कि माँ माँ होती है, माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता, लेकिन पुरुष यह क्यों नहीं समझ पाता कि माँ रूपी स्त्री का यदि वह अंश है
तो पत्नी रूपी स्त्री भी उस पर अपना तन मन अर्पण कर उसे सुख और संतोष देती है। माँ रूपी स्त्री उसका बचपन सहिजती है, उसे संस्कार देती है, तो पत्नी रूपी स्त्री भी उसकी यौवनावस्था से बुढ़ापे तक साथ देते हुए अपना खून और पसीना बहाकर साथ निभाती है। उसके सुख दुख की साथी होती है। उसका घर बसाने के लिए अपने जन्म के माता पिता को छोड़कर उसके माता पिता को अपना मानकर पति गृह में प्रवेश करती है। उनका प्यार पाना चाहती है, कुछ अधिकार चाहती है, तो बिना उसकी इच्छा जाने उसके हिस्से में रिश्तों में बंधे कर्तव्य ही कर्तव्य डाल दिए जाते हैं। जब तक रिश्तों के अर्थ समझ में आते हैं, तब तक आधी जिंदगी बीत जाती है। समय गुजर रहा था और वह नई और पुरानी पीढ़ी में संतुलन स्थापित करने का प्रयास कर रही थी कि एक दिन सुबह सोकर नित्य की तरह किचन में जा रही थी कि लिविंग रूम की दीवार पर हैप्पी मदर्स डे का बैनर देखकर आश्चर्यचकित रह गई। कमरा गुब्बारों से सजा था। अभी वह कुछ कहती या पूछती कि सामने से रिया और नवीन ने आकर उसके हाथ में सुंदर गुलदस्ते के साथ गिफ्ट पैक पकड़ाया। पैकेट पर चिपकाए कागज पर रंग बिरंगे अक्षरों में लिखा था, यू आर द बेस्ट एंड लवली मदर ऑफ दिस यूनिवर्स, वी बोथ प्राउड ऑफ यू। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। पता नहीं प्रकृति का यह कैसा नियम है कि खुशी हो या गम, यह आंसू पीछा नहीं छोड़ते हैं। भावनाओं पर काबू पाते हुए उसने पूछा, तुम दोनों अम्मा जी के लिए भी कुछ लाए हो? उनका दर्जा मुझसे पहले है, वह हम सबकी माँ है। हाँ मॉम, आपको सरप्राइज देना था इसलिए कुछ नहीं बताया। डैड को पता है, यह दादी अम्मा का उपहार है। नवीन ने उसके हाथ में एक अन्य गिफ्ट पैक देते हुए कहा, चलो उनके कमरे में जाकर उन्हें विश कर दें। रुचि के कहने पर अंदर जाने के लिए मुड़े ही थे कि देखा सामने अम्मा जी खड़ी हैं। शायद सबकी आवाज सुनकर वह बाहर आ गई थी। उन्होंने उनकी बातें सुन ली थी। उनके हाथ में उपहार देने के पश्चात जब रुचि उनके पैर छूने के लिए झुकी, तो उन्होंने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए भाव विवल स्वर में कहा, बस बेटी बस, मेरा आशीर्वाद तो तुम सबके साथ हमेशा ही है। तू भी अब पैर छूना छोड़कर रिया की तरह बस गुड मॉर्निंग ही कह दिया कर। आखिर कब तक बेमतलब की परंपराओं में उलझी रहेगी? बहू के रूप में तू मेरी बेटी ही है। जितनी सेवा तूने मेरी की है, उतनी तो मेरी कोख जाई अपनी बेटी भी नहीं करती। अम्मा जी के मुंह से अपने लिए बेटी शब्द सुनकर रुचि खुशी से भर उठी थी। इसी एक शब्द की ही तो उसे वर्षों से प्रतीक्षा थी। वह बेड टी बनाने के लिए किचन में जाने के लिए मुड़ी, तो रिया ने हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बैठाते हुए कहा, मॉम, आज मदर्स डे है। माँ को समर्पित है आज का दिन। आज आप कोई काम नहीं करेंगी। आप हमारी माँ हैं। पूरे साल आप हमारी देखभाल करती हैं, तो क्या एक दिन हम बच्चे आपका काम नहीं कर सकते? आज मैंने और नवीन ने छुट्टी ले ली है। हम दोनों ही सारे काम करेंगे। लंच घर में करके शाम को बाहर घूमने जाएंगे तथा डिनर बाहर ही करेंगे। कहकर रिया किचन में जाने लगी। क्या मैं भी तुम्हारी मदद के लिए आऊं? आखिर मुझे भी मदर्स डे सेलिब्रेट करना है। यदि मैंने कुछ नहीं किया तो अम्मा सोचेगी कि कैसा बेटा है मेरा, इसने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। रिया के पीछे पीछे नवीन को जाता देखकर सुरेंद्र ने अम्मा जी की ओर देखते हुए स्वभाव के विपरीत मजाकिया स्वर में कहा, डैडी चाय हम बना लेंगे, सर्व आप कर दीजिएगा। अंदर से रिया का चुलबुला स्वर गूंजा था। काश वक्त यहीं ठहर जाए। कौन कहता है कि पाश्चात्य देशों में प्यार और लगाव नहीं है? प्रेम तो इंसानी रिश्तों का वह जज्बा है जिससे मिलकर दो शरीर एक जान हो जाते हैं। घर प्रसन्नता और खुशियों से भर उठता है। भले ही पाश्चात्य संस्कृति में कुछ बुराइयां हो, लेकिन अच्छाइयां भी तो हैं। अच्छाइयों को अपनाने में तो कोई बुराई नहीं है। इस पराई लड़की ने उसे इस क्षण इतना सुख दे दिया है जितना कि उसके अपने जिंदगी भर नहीं दे पाए। अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों
अनुशासन और अपने द्वारा निर्मित नियमों के खोखले दंभ में बंधा परिवार सहज जीवन जीना ही भूल गया था। उसे याद है विवाह के पश्चात पहली बार जब सुरेंद्र की बर्थडे पड़ी तो उसने बड़े मन से केक बनाया था तथा देने के लिए उपहार भी खरीदा था। जब माँ जी को पता चला तो वह यह कहकर उस पर खूब बिगड़ी थी कि कुछ करने से पहले पूछ तो लिया करो। हमारे यहाँ किसी का जन्मदिन नहीं मनाया जाता। वैसे भी क्या फायदा जन्मदिन मनाने से। प्रत्येक जन्मदिन यही एहसास दिला जाता है कि जीवन का एक वर्ष और कम हो गया है। बात भले ही कड़वी थी लेकिन सच ही थी। वैसे भी अच्छाई बुराई देखने वाले की आंखों में निहित होती है। यह सच है कि प्रत्येक जन्मदिन जीवन का एक वर्ष कम होने का एहसास करा जाता है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि इस दिन हम आयु की निर्धारित सीमा का एक वर्ष पूरा कर नव उत्साह और नव आकांक्षाओं के साथ जीवन के नए वर्ष में प्रवेश कर अतीत पर दृष्टिपात करते हुए भविष्य का ताना बाना बुनने का प्रयास करते हैं। शायद जीवन के इस विशिष्ट दिन को विशिष्ट तरीके से मनाकर रोजमर्रा की जिंदगी से अलसाए मन को संजीवनी देना चाहते हैं। जीवन की नीरस दिनचर्या से मुक्ति पाने का कोई न कोई साधन तो इंसान के पास होना ही चाहिए। तभी तो इंसान इन अवसरों की आड़ लेकर कुछ न कुछ हंगामा करने से नहीं हिचकता। अगर जीवन में यह कुछ विशिष्ट दिन न हो तो जीवन ही नीरस हो जाए। बाद में पता चला कि सुरेंद्र के बड़े भाई का पहला जन्मदिन माँ जी ने खूब जोर शोर से मनाने का प्रबंध किया था, लेकिन अचानक उन्हें न जाने क्या हुआ कि 1 घंटे के अंदर ही 8-10 उल्टियां हुई और वह चल बसे। तब से माँ जी ने न किसी का जन्मदिन मनाया और न ही मनाने दिया। बचपन में नवीन और प्रिया अपने दोस्तों की देखा देखी जन्मदिन मनाने की बहुत जिद किया करते थे। जन्मदिन मनाने के माँ जी के पूर्वाग्रह के कारण वह किसी तरह समझा बुझाकर उन्हें शांत करने का प्रयास करती थी या फिर किसी अन्य दिन उन्हें कपड़े दिलवाकर खाना खिला देती थी। बड़े होने पर पैसे दे देती थी। वे बाहर ही अपने दोस्तों को पार्टी देकर जन्मदिन मना लेते थे, लेकिन उन्हें चेतावनी दे दी जाती थी कि दादी अम्मा को पता न चले, वरना भूचाल आते देर नहीं लगेगी। वैसे भी छिप छिप कर मनाई गई खुशी खुशी नहीं कहलाती, महज औपचारिकता बन जाती है। सच कहें तो प्रिया और नवीन के विवाह के अतिरिक्त इस घर में कभी खुशियां मनाई ही नहीं गई। मॉम, चाय कितनी शक्कर लेंगी आप चाय में? रिया ने पूछा तो वह अतीत से वर्तमान में आई। देखा, सुगढ़ गृहिणी की तरह रिया उससे चाय में शक्कर पूछ रही है। आदतानुसार रुचि ने उठते हुए कहा, लाओ बेटा, मैं स्वयं डाल लूंगी। मॉम, याद नहीं है, आज आपको आराम करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। बस इतना बता दीजिए कि चाय में आप कितनी शक्कर लेंगी, रिया ने अधिकार युक्त शब्दों में कहा और उसके निर्देशानुसार चाय में आधा चम्मच चीनी डालकर कप उसे पकड़ा दिया था। सुबह के नाश्ते के लिए रिया को किचन में जाते हुए देखकर रुचि सोच रही थी कि अगर सारे पूर्वाग्रह त्याग दिए जाएं, व्यर्थ के बंधन और रोक टोक न लगाई जाए, तो कोई कारण नहीं कि बहू बेटी न बन पाए। आखिर नए रिश्ते, नए परिवेश, नए रीति रिवाजों को अपनाने में समय तो लगता ही है। धीरज रखकर तथा प्यार और सम्मान देकर ही किसी को अपना बनाया जा सकता है। क्या अच्छा हो कि संबंधों में बंधने से पूर्व ही सबको अपने अपने रिश्तों के दायरे का पता हो, जिससे व्यक्ति दायरे के अंदर रहकर ही अपने कर्तव्यों और अधिकारों का पालन कर सके। कोई न किसी के अधिकार का अतिक्रमण करे और न ही किसी को बेमतलब के कर्तव्यों के चक्रव्यूह में फांस कर पंगु बनाए। लेकिन क्या 21वीं सदी में भी ऐसा हो पाएगा? अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ लेखिका सुधा आदेश की कहानी रिश्तों के दायरे। आशा करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी।